की हैं, और आज अंजुल जी है ना 8 मार्च है जो महिला दिवस है, तो महिला दिवस को इतिहास के संदर्भ में देखेंगे या महिला सशक्तिकरण को इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत नई नई चीज़ें पता चलने वाली हैं। और अंजुल सर जिस तरह से हम लोगों से बहुत वाइब्रेंट होकर मिलते रहते हैं, तो शायद आपको भी आज बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें और आपको सशक्त करें। धन्यवाद। अंजुल जी। सर, तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सहयोग एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। सर ने मेरी तारीफ में जो कुछ कहा है उसे गंभीरता से लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं आप ही लोगों की तरह हूँ, सामान्य विद्यार्थी, और अभी शोध कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि सर ने बताया कि आज 8 मार्च है और मुझे आप लोगों से महिला या स्त्री सशक्तिकरण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखनी है। तो सबसे पहले तो आपको यही थोड़ा सा पृष्ठभूमि बता देता हूँ कि जो ये आज 8 मार्च का महिला दिवस है वो कैसे शुरू हुआ उसको मनाना। ठीक है, तो स्त्री अधिकारों के लिए आंदोलन, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महिला दिवस जो है वो उसको एक जनरली ये कंसिडर करते हैं हम लोग कि एक वेस्टर्न फिनोमेना है, ऐसा माना जाता है। तो वहीं से हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं कि लगभग 1890 के दशक में यूरोप और अमेरिका में स्त्री अधिकारों के समर्थन में कुछ आवाज़ें उठना शुरू हुई, और 1908 में न्यूयॉर्क में 8 मार्च के ही दिन स्त्री अधिकारों के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें 15 से 20 हज़ार महिलाएं एकत्र हुई। ठीक है, उसके बाद 1917 की रूसी क्रांति में महिलाओं को समानता का अधिकार देने की वकालत की गई मार्च के ही महीने में, और 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 8 मार्च को इस महिला दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, और इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, उनको अवसर, रोजगार और आर्थिक अवसर की समानता, इन सारी मुद्दों पर मतलब काम करने के लिए सरकारों को कहा गया। ठीक है, तो ये एक इसका 20वीं सेंचुरी में थोड़ा 2-3 पॉइंट्स का जो पूरा ग्रोथ है वो इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि महिला या स्त्रियों की स्थिति यूरोप में क्या थी उस समय जब इस तरह के स्त्री आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 16वीं सेंचुरी के संबंध में एक बड़े राइटर हुए विलियम शेक्सपियर, उनके अगर स्त्री पात्रों को देखें तो जिस तरह से उन्हें अपने स्त्री पात्रों को गढ़ा, उसमें आपको देखने को मिलता है कि स्त्रियों की एक तरह से निंदा की गई। जैसे आप मैकबेथ पढ़ते हैं तो उसमें 4 विच वो देखने को मिलती हैं, और एक कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ का, और शेक्सपियर दिखाते हैं कि लेडी मैकबेथ का प्रोवोकेशन ही मैकबेथ के डिक्लाइन का कारण बनता है। ठीक है, तो ये जनरल परसेप्शन, मतलब ये इस तरह की सोच जो यूरोप का विद्वत समाज है उसमें उस समय व्याप्त थी। अब आप 16वीं 17वीं शताब्दी में आइए तो आप पाते हैं कि यूरोपीय महिलाएं जो ज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही थी, जो कविताएं लिख रही थी, जो उपन्यास लिख रही थी, वो महिलाएं कभी भी अपने नाम से उपन्यास या कहानियां, कविताएं ये सब नहीं लिखती थी। वो जनरली कोई मेल नाम को प्रयोग करती थी। जैसे एक कवित्री का नाम मिलता है हमें 17वीं सेंचुरी में जिनका नाम था जॉर्ज। ठीक है, अब जॉर्ज जनरली एक मेल नाम है। ठीक है, लेकिन एक फीमेल को इस नाम का प्रयोग क्यों करना पड़ा? क्योंकि महिलाओं को उस समय इस तरह से सामाजिक कामों में, ज्ञान के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करने के लिए अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था यूरोपीय समाज में। ठीक है, अब जब हम 18वीं 19वीं शताब्दी में आते हैं, जो औद्योगिक क्रांति का कालखंड है, उसमें जब आप आते हैं तो आपने पढ़ा होगा चार्ल्स डिकेंस के बारे में सुना है आपने? आप एक नॉवेलिस्ट हुए हैं चार्ल्स डिकेंस, उनके नॉवेल को अगर आप पढ़ते हैं तो जैसे डेविड कॉपरफील्ड एक उनका नॉवेल है, उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे जो औद्योगिक क्रांति के कारण जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण होता है, और जो महिलाओं का पुरुषों द्वारा यूरोपीय समाज में शोषण होता है उसके बारे में उन्होंने मतलब वो दिखाने की कोशिश की है। तो इन सारी चीज़ों से हमें ये पता लगता है कि यूरोपीय जो समाज था उसमें 18वीं 19वीं शताब्दी तक महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के अधिकार व्यापक स्तर पर प्राप्त नहीं थे,
और यही नहीं, जिस समय 19वीं शताब्दी में मैकॉले जैसे जो कॉलोनियल ऑफिसर्स हैं, कॉलोनियल मास्टर्स हैं इंडिया में, जो रूल करने आ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय अपनी पत्नी को बहुत पीटते हैं, अपनी महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। उन्हें ये नहीं दिख रहा था कि यूरोप में महिलाओं के साथ औद्योगिक कारखानों में किस तरह का शोषण हो रहा है, जबकि उसी समय चार्ल्स डिकेंस जैसे जो नॉवेलिस्ट हैं वो इनको लिख रहे थे। जैसे आप सब जानते हैं कि 1215 में ही मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में आ चुका था और राजनीतिक अधिकारों की वकालत ब्रिटेन में शुरू हो गई थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी। सर ने आपको इसके बारे में बताया होगा। लेकिन फिर भी 700-800 वर्षों के कालखंड बीत जाने के बाद भी यूरोप में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं थे। ठीक है, तो ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी जिसके कारण यूरोप में स्त्री अधिकारों के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलनों के बाद भी जब आप 20वीं शताब्दी में आते हैं तो एक महिला का नाम आपने सुना होगा, बड़ी साइंटिस्ट रही है वो, उनका नाम है मैडम क्यूरी। ठीक है, मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज मिले 2 बार, है ना। लेकिन मैडम क्यूरी को एक बार उनको अपने नोबेल प्राइज वापस करने की नौबत तक आ गई थी। क्यों? क्योंकि उनके संबंध में ये सूचनाएं या अफवाहें फैल रही थी कि उनका एक और मेल साइंटिस्ट के साथ अफेयर है। ठीक है, तो जो यूरोपियन समाज अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव बता रहा था, उसकी सोच स्त्रियों के बारे में ये थी। ठीक है, तो ये सब एक पृष्ठभूमि है जिसके कारण स्त्रियों के अधिकारों के आंदोलन हुए और अंततः ये अनुभव किया गया कि 8 मार्च को स्त्री दिवस या महिला दिवस की संकल्पना सामने आई। ठीक है, अब तो ये तो हो गया यूरोप के बारे में। अब हम लोग भारत में एक दृष्टि डाल लेते हैं कि भारत में क्या परिस्थिति थी। ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आप सबने पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, है ना। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में गार्गी, अपाला, घोषा, मुद्रा, इस तरह की मैत्रेयी, इस तरह की विदुषी महिलाओं की चर्चा होती है। ठीक है, जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किया, है ना। इसका क्या अर्थ है? इस एक उदाहरण से हम यह पता चलता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में भारतीय महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने की आजादी थी। ठीक है, अब एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं ताकि हम लोग ये समझ सकें कि भारतीय महिलाओं की अवस्था प्राचीन काल में कैसी थी। तो बुद्ध काल में थेरी गाथाओं की रचना आरंभ हुई। ठीक है, थेरी गाथाएं यानी बौद्ध जो स्त्री सन्यासी थी उनके द्वारा गाए गए गीत। ठीक है, उनके गीतों से हमें यह पता चलता है कि उन गीतों में मूलतः स्त्रियों के अधिकारों की या मुक्ति के लिए प्रयत्न करने के उनके अधिकारों की चर्चा है। ठीक, इसी तरह जब आप आते हैं बुद्ध काल में तो गुप्त काल में, तो आपको एक महिला का नाम सुनने में आता है, उनका नाम था कुमार देवी। ठीक है, उनके शासन में मतलब भाग लेने और अपने पुत्र की संरक्षिका के रूप में शासन करने और एक लंबे समय तक खुद भी वो शासिका के रूप में वाकाटक साम्राज्य की साम्राज्ञी के रूप में काम करती रही। काकतीय शासिका रुद्रांबा की चर्चा होती है जो जिन्होंने भारतीय शासन को पद्धति को बहुत प्रभावित किया। अहिल्याबाई होलकर का नाम आप सबने सुना है, रजिया सुल्ताना के नाम से आप सब परिचित हैं। तो जहां हम मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में जहां हम लोग ये देखते हैं कि या भारतीय इतिहास की महिलाओं के बारे में कि जहां वो सक्रिय भूमिका निभा रही हैं एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वहीं दूसरी ओर हमने यूरोप के शासन का उसमें देखा कि जो यूरोप की महिलाएं हैं उनको उतने अधिकार नहीं है जितने भारत की महिलाओं को हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई डिस्कनेक्ट तो नहीं हो रहा है? ठीक है, अब इसके बाद एक और कालखंड आता है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत अपेक्षित है, वो है दिल्ली सल्तनत का काल, या जिसे कह सकते हैं लार्जली देखा जाए तो मुस्लिम रूलर्स का टाइम पीरियड, जिसमें बेसिकली मुगल और दिल्ली सल्तनत और मुगल कालखंड आता है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के या तुर्की आक्रमण के बाद से ही लगभग भारत में क्या हुआ कि पर्दा प्रथा का व्यापक आरंभ हुआ, क्योंकि ये जो विदेशी आक्रांता शासक थे वो यहाँ आते और जब किसी राज्य पर आक्रमण करते तो महिलाओं के साथ कई तरह के दुर्व्यवहार करते, और इस कारण
कई सारे मतलब रोकथाम के उपाय के तौर पर सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसे, हालांकि इनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता आज, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप ये सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रारंभ हुई। महिलाओं का लगभग सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना निषिद्ध हो गया। तो इस पूरे कालखंड में अगर आप मुगल साम्राज्य की महिलाओं को देखेंगे तो उनमें मुगल साम्राज्य की महिलाओं के नाम नहीं मिलते हैं, बड़े स्तर पर नाम नहीं मिलते हैं। कुछ 4-5 स्त्रियों के नाम, जैसे जहान आरा, जेबुन्निसा, यानी जो राज परिवार की स्त्रियां हैं, सिर्फ उन्हीं के नाम मिलते हैं। उनमें से भी कुछ वो महिलाएं हैं जो शासक के बहुत निकट रही हैं, सिर्फ उन महिलाओं की चर्चा मिलती है ना। तो ये पूरा 1000 वर्षों का ये जो पूरा 600-800 वर्षों का लगभग कालखंड है, उसको जो हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि महिलाएं जो है वो पूरी तरह से इनविजिबलाइज की गई राज्य के शासकों के प्रयत्न से और सामाजिक भय से। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद भारत में एक कालखंड आता है ब्रिटिश शासन का कालखंड। ब्रिटिश शासन के कालखंड में भी महिलाओं को अधिकार देने के व्यापक प्रयास नहीं किए गए। अब जैसे मीनाक्षी जोशी एक इतिहासकार हैं, उन्होंने अपने अध्ययन में यह बताने की कोशिश की है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि बंगाल में सती प्रथा का अंत किया गया, ठीक है, लेकिन मीनाक्षी जोशी अपने अध्ययन में बताती हैं कि बंगाल में सती प्रथा थी ही नहीं। तो अब सवाल उठता है कि ब्रिटिशर्स ने बंगाल में सती प्रथा क्यों बंद की? क्योंकि बंगाल के माध्यम से ब्रिटिश शासन यूरोप को यह संदेश देना चाह रहा था कि वो प्रगतिशीलता, जो व्हाइट्समैन बर्डन, मतलब कि भारत के विकास के लिए वो कुछ काम कर रहा है, भारत को प्रगतिशील बनाने के लिए वो वहां पे कुछ काम कर रहा है। अन्यथा जो सती प्रथा की जो परंपरा थी वो मूलतः राजपूताने में थी। ठीक है, इसी तरह कुछ छुटपुट काम ही किए गए, ज्यादातर बड़े पैमाने पर सामाजिक अधिकारों में ब्रिटिशर्स ने दखल नहीं दिया, जबकि उनका कहना यह था कि भारत में महिलाएं बहुत शोषित हैं। उन्होंने कुछ अधिनियम पास किए, लेकिन उनका भी बहुत व्यापक प्रचार प्रसार नहीं देखने में मिलता है। और जब विशेष तौर पर जब 1970 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट सामने आती है, तो उसमें भी मार्गरेट कजिन्स और सरला देवी चौधरानी नाम की 2 महिलाएं थी, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से ये मांग की थी कि भारतीय महिलाओं को भी मताधिकार और चुनाव लड़ने के अधिकार दिए जाएं। तो जो ब्रिटिश शासन की ये 2 मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड थे, उन्होंने इसको मना कर दिया था कि नहीं, भारतीय महिला अभी इस योग्य हुई ही नहीं है कि उनको अधिकार दिए जा सकें, है ना। तो इससे पता चलता है कि भारत में उस समय ब्रिटिश शासन के दौर में भी महिलाओं को व्यापक अधिकार नहीं मिले थे, और ब्रिटिश शासन की ऐसी कोई मंशा भी नहीं थी कि वो भारतीय महिलाओं को बहुत सशक्त बनाए। ठीक है, वो सिर्फ एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत ही इस तरह के कुछ प्रयोग किए जा रहे थे। जैसे 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल पास किया गया, तो वो केवल थोड़े बहुत मिशनरीज को खुश करने के लिए या इस तरह की चीजों को करने के लिए ही ये जो ब्रिटिश शासन था ये कुछ काम कर रहा था। ठीक है, अब इसमें एक पक्ष आता है कि इतना सब कुछ हो रहा था तो क्या भारतीय महिलाएं पूरी तरह से इनविजिबलाइज हो गई थी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि 19वीं सदी जहां भारत में ब्रिटिश शासन की मजबूती का कालखंड है, वहीं दूसरी ओर यह कालखंड आरंभ होता है, इस कालखंड में ही भारतीय राष्ट्रवाद का उदय होता है ना। तो जैसे अब इसमें कुछ प्रमुख व्यक्तित्व सामने आते हैं जो 19वीं शताब्दी में महिला अधिकारों की वकालत करते हैं। उसमें एक तो सर्वप्रमुख हैं ज्योतिबा फूले, जो महाराष्ट्र में जो दबी कुचली या हाशिए पर पड़ी महिलाएं हैं, निम्न वर्गीय महिलाएं हैं, उनके अधिकारों की वकालत करते हैं। वो विधवा आश्रम की स्थापना करने में सहयोग देते हैं, स्त्रियों की शिक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं, और विधवा पुनर्विवाह की वकालत करते हैं। इसी तरह ईश्वरचंद सागर हैं जो विधवा पुनर्विवाह की वकालत करते हैं, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। और राजा राममोहन राय हैं जो भारतीय महिलाओं में व्याप्त कुप्रथाओं को दूर करने की वकालत करते हैं। अब एक और कालखंड है जो 20वीं सदी का कालखंड है, जिसमें हम पूर्ण रूप से भारतीय महिलाओं को भारतीय राजनीति में सहभागिता करते हुए देखते हैं। 1905 के बंगाल विभाजन के आंदोलन के संबंध में आप सबने सुना होगा, और ये आंदोलन जो है वो स्वदेशी और बहिष्कार के लिए तो जाना ही जाता है। साथ ही साथ जिस एक पक्ष की कम चर्चा होती है वो ये है कि इस पूरे आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाओं ने यह सुनिश्चित किया कि वो विदेशी साड़ियों का प्रयोग ना करें
और विदेशी जो वस्त्रों से बनी हुई, जिसको लग्जरी समझाता था या फैशन समझा जाता था, उनमें से किसी का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो अब इसमें मतलब महिलाओं का एक पार्टिसिपेशन देखने में आता है। अब 1905 के बाद 1920 में महात्मा गांधी जब भारतीय राजनीति में उद्भव होता है, और उनके प्रयासों से भारतीय राजनीति में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। जैसे सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, इंदुलाल याग्निक की बहन मतलब अंबालाल साराभाई की बहन, और सरला देवी चौधरानी, इस तरह की जो महिलाएं हैं वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में न केवल भाग लेती हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर अन्य जो महिलाएं हैं उनको भी इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि वो अपने न केवल अपने राजनीतिक अधिकारों की मांग करें, बल्कि भारतीय राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए भी बड़े पैमाने पर प्रयत्न करें। ठीक है, तो हम लोग जहां एक और ये देखते हैं कि शासन का, ब्रिटिश शासन का बहुत कम योग रहा, लेकिन भारतीय जो नेता थे या भारतीय जो समाज सुधारक वर्ग है, उनके प्रयत्न से भारतीय स्त्रियां प्रगति की सीढ़ी चढ़ती जा रही हैं, या उनके लिए विकास और राजनीति में सहभागिता के नए आयाम खुलते जा रहे हैं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब महिलाओं को समान अवसर की गारंटी भारतीय संविधान ने सुनिश्चित की, और क्रमिक रूप से भारतीय स्वतंत्रता मिलने के बाद पिछले 70 वर्षों में हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान में अपने निर्धारित लक्ष्यों में से बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन ये कहना बहुत समीचीन नहीं होगा कि अभी ये पूर्णता को प्राप्त कर चुका है, अभी हम लोगों को बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ऐतिहासिक यात्रा है। अब एक सवाल जिस पर ये हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जैसे स्त्रीवादी जो आंदोलन है, ठीक है, उसके संबंध में आपको कुछ बता, स्त्रीवाद जो विचारधारा है, सॉरी आंदोलन कह रहा हूं, तो कई लोगों का ये मानना है कि ये पूरी तरह से वेस्टर्न फिनोमेना है। इसका मतलब क्या ये है कि भारत का कोई स्त्रीवादी दर्शन नहीं था? क्या ये कह लिया जाए कि जो स्त्री संबंधी विचारधारा है या जो मुक्तिकामी धर्म की शिक्षा है, उसका भारत में कोई प्रचार नहीं था? तो अगर हम भारतीय इतिहास को एक बार फिर से टटोलने की कोशिश करें, तो हम पाते हैं कि भारतीय स्त्री जो चिंतन परंपरा है वो बड़ी ही व्यापक है, और वो यूरोपीय जो स्त्रीवादी चिंतन या दर्शन परंपरा है उसकी मोहताज किसी भी सीमा पर नहीं है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जो वेस्टर्न फिनोमेना है फेमिनिज्म का, वो कहता है कि हम स्त्रियों के अधिकारों की वकालत करते हैं, और कई बार वो रिवर्सल ऑफ जेंडर राइट्स की, मतलब कि स्त्रियों के अधिकारों को वैसे कर दिया जैसे पुरुष के हैं, और पुरुष के अधिकार वैसे कर दिए जैसे स्त्री के हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय जो चिंतन परंपरा है वो क्या कहती है? भारतीय दर्शन चिंतन परंपरा कहती है वो समानता की वकालत करती है, सबकी चेतना का समान विकास हो और सबको आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण आपको बताता हूं कि जैसे आप सबने महाभारत में सुना होगा, महाभारत के बारे में आप सबने सुना होगा, है ना? तो महाभारत में क्या है कि सभी जो नायक हैं वो अपनी मां के नाम से जाने जाते हैं, अपनी पिता के नाम से कम जाने जाते हैं। जैसे जो अर्जुन है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कौंतेय। ठीक है, यानी कुंती पुत्र अर्जुन। कर्ण जो है, कर्ण भी एक वीर योद्धा है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है राधेय। ठीक है, इसी तरह गंगा पुत्र भीष्म, भीष्म जबकि उनके पिता के नाम पे ये लोग नहीं जाने गए, ये लोग जाने गए अपनी मां के नाम पे, इनकी ख्याति है अपनी मां के नाम पर। ठीक है, और एक दूसरी चीज, आज हम लोग बहुत चर्चा सुन रहे हैं सिंगल पेरेंटिंग की, मतलब जब सिर्फ एक मां या एक पिता हो, और मतलब मां या पिता में से कोई एक हो। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखिए, ये हालांकि थोड़ा सा विवादास्पद है कि जो रामचरितमानस है उसमें एक लौकुश कांड भी है। ठीक है, ये मतलब ये विवादग्रस्त तथ्य है, लेकिन फिर भी एक कथा की दृष्टि से लौकुश कांड एक है रामायण में। तो उस लौकुश कांड का मूल यह है कि मां सीता को वनवास दिया जाता है, वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाती हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं।
तो इससे हमें क्या देखने को क्या मिलता है? हमें देखने को यह मिलता है कि जो मां सीता हैं वो बिना पिता के अकेली मां के रूप में अपने 2 पुत्रों का समुचित रूप से पालन पोषण करती हैं। ठीक है, तो भारतीय स्त्री को जिस तरह से यूरोपीय इतिहासकारों, यूरोपीय चिंतन परंपरा द्वारा निशक्त दिखाया गया, वैसा अतीत हमारा नहीं है, इसे जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये एक इतिहास की बात हो गई, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो तो हम लोगों को क्या मिलता है कि भारतीय जो स्त्री दर्शन की परंपरा है वो मुक्तिकामी परंपरा है, वो बंधनकामी नहीं है, या वो किसी के शोषण पर आधारित परंपरा नहीं है कि पुरुषों को उल्टा लटका दो, पुरुषों को सूली पर टांग दो, इस सब की परंपरा नहीं है। वो पुरुषों और स्त्रियों की समान मुक्तिकामी धर्म की व्यवस्था करती है। ठीक है, इसलिए ये भारतीय चिंतन परंपरा यूरोप की वेस्टर्न चिंतन परंपरा से भिन्न है इस स्तर पर। ठीक है, तो आजकल ये हम लोग सुन भी रहे होंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बहुत चर्चा होती है। ठीक है, ऐसे ही जो जैसे कालिदास के नाटक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी काफी सारी जो स्त्री पात्र हैं वे ही केंद्र में रहकर भूमिका निभाती हैं। यद्यपि हमें दिखता ये है कि मतलब जो पुरुष है वही नायक है, लेकिन बैकग्राउंड में जो स्त्री पात्र हैं वो मूल भूमिका निभाते हैं। तो हमारी जो स्त्री चिंतन परंपरा है वो, मैंने आपसे पहले कहा कि वो मुक्तिकामी है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या भारतीय स्त्री मतलब हमें ये जो स्त्री दिवस है या महिला दिवस है उससे अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि भारतीय चिंतन परंपरा को ही अगर देखें तो उसमें एक और चीज आपके ध्यान में आती है, और वो है गुणग्राह्यता की परंपरा। क्या? गुणग्राह्यता की परंपरा, यानी दूसरों में जो अच्छा है उसे ग्रहण कर लो और जो खराब है उसे छोड़ दो। ठीक है, तो अगर जो पाश्चात्य परंपरा है वो अगर ये वकालत कर रही है कि स्त्रियों को राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए, उनको आर्थिक समानता मिलनी चाहिए, तो अवश्य हम उसको अपना लें। लेकिन अगर ये हम लोगों को ये कहा जाता है उस दर्शन परंपरा में कि इससे सामाजिक वैमनस्य हो, परिवार की विखंडनकारी परंपराएं उत्पन्न हो, तो जाहिर तौर पर जो हमारे समाज के जो हमारे समाज में विखंडनकारी तत्व को बढ़ावा दें उनको अपनाने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि हमारी परंपरा जो है वो, उसको एक शब्द में कहें तो वो परंपरा है जिसे हम लोग कहते हैं नीर क्षीर विवेकी परंपरा। ठीक है, कि जो हंस क्या करता है कि पानी में से दूध निकाल देता है और पानी छोड़ देता है। ठीक है, तो ये है कुल मिला के। और अभी जो वर्तमान स्थिति है उस पर थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्त्रियों के राजनीति में आरक्षण की व्यवस्था की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं का न केवल अभी 21वीं सदी में भारत में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है धीरे धीरे, बल्कि एक वोटर के तौर पर 1980 या 90 के दशक में क्या हो रहा था कि महिलाओं को वोटर के तौर पर आइडेंटिफाई ही नहीं किया जाता था। उनको कहते थे कि भाई जिधर पुरुष मुखिया कह देगा महिलाएं उधर ही वोट डाल देंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसको अगर आप देखेंगे तो एक महिला वोट बैंक जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं उसकी वकालत करने लगे हैं। तो वो ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्त्रियों में भी मतलब अपने अधिकारों के प्रति समय के साथ चेतना का विकास हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपके कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए।